नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया था पहले वीडियो में कि पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पशुपालन के लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चनों की एक श्रृंखला सीरीज लेके आ रहे हैं। और उस सीरीज के तहत पहले वीडियो में लगभग अपन ने 40 से 50 और लगभग एक क्लास में 50-60 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 50 से 60 क्वेश्चन तो करने ही करने, जिससे अपने 30-40 क्लासों में कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। तो इस श्रृंखला के तहत आज वीडियो नंबर 2 दूसरा वीडियो लेके आ रहे। देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक दुग्ध शर्करा किसके दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक दुग्ध शर्करा मतलब लैक्टोज, लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा। लैक्टोज, और ये लैक्टोज एक द्विशर्करा होती है, डाइसैकेराइड शर्करा होती है, डाइसैकेराइड। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो दो मोनोसैकेराइड शर्कराओं से मिलकर बनी हुई है, दो मोनोसैकेराइड शर्कराओं से। अब कौन कौन सी? तो ग्लूकोज और दूसरी है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो शर्कराओं से मिलकर बनी हुई शर्करा है लैक्टोज डाइसैकेराइड, जो किसके दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मां के दूध में है, स्त्री के दूध में है 6.8%। और यदि मैं पशुओं से संबंधित बात करूं तो गाय की कौन सी नस्ल में है? तो साहिवाल में। गाय की साहिवाल नस्ल में है। 5.3 या 2.26 के आसपास 5.3% लैक्टोज पाया जाता है साहिवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में तो विटामिन ए, डी, ई, के, ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। और दोनों में है तो विटामिन एच, विटामिन एच। नेक्स्ट देखिए, थनैला जो रोग होता है, थनैला रोगी जो पशु होता है, उस पशु के दूध का पीएच मान कितना होता है? थनैला रोगी पशु के दूध का पीएच मान तो याद रखना बेटा 7.4। मतलब किस अवस्था में? प्रकृति कौन सी? तो क्षारीय। अच्छा, रक्त का पीएच मान भी कितना होता है? तो 7.4 होता है। और देखिए 7.4 पीएच मान किसका होता है? तो खीस का, सॉरी बकरी के दूध का। खीस तो अम्लीय होती है, खीस में तो अम्लता ज्यादा होती है। अम्लता होती है खीस में 0.2 से 0.4%, और दूध में होते हैं 0.12 से 0.16%। बकरी के दूध का, खीस का। अच्छा, वह बीमारी जिसमें गाय व भैंस के शरीर का तापमान कम होता है तो मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर। और दुग्ध ज्वर किसकी कमी से? तो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, जिसे कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खीस का पीएच मान कितना होता है? तो 5.7 से 6.4। मतलब खीस होता है अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट देखिए आगे, बकरी के दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मतलब इसकी भी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। बकरी के दूध में गंध किस वजह से आती है? तो कैप्रिक अम्ल के कारण आती है, कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। बकरी के दूध का उपयोग कहां कहां होता है? तो डेंगू उपचार में होता है, डेंगू उपचार में। नेक्स्ट आगे देखिए। अच्छा, एक और टीबी में भी लिया जाता है, टीबी, टीबी में भी लेते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी दोनों किस में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील है। अभी कहा था जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के या कीड़ा। नेक्स्ट है, देवनी गाय का जन्म स्थान कहाँ है? देवनी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। और था कर्नाटक, पढ़ा था वहां पर, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। साहिवाल गाय का रंग कैसा होता है? तो लाल या श्याम वर्ण, लाल या
श्याम वर्ण कलर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ज़्यादा समय खराब अपने को करना है नहीं, ज़्यादा समय खराब करना है नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे आंसर लिखे हुए हैं साथ ही। सिंधी गाय का रंग कैसा होता है? तो गहरा लाल होता है। सिंधी गाय का रंग कैसा होता है? गहरा लाल होता है, यानी लाल सिंधी, लाल सिंधी, या फिर बोलते इसको रेड सिंधी, या फिर बोलते इसको कराची, रेड कराची, रेड कराची। नेक्स्ट है, गिर गाय का रंग कैसा होता है? तो लाल व सफेद धब्बे युक्त होता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस पे सफेद धब्बे, सफेद धब्बे। नेक्स्ट बात करें, देवनी गाय का रंग कैसा होता है? तो लाल या सफेद धब्बे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सफेद धब्बे युक्त, देवनी का सफेद, ठीक है ना, सफेद धब्बे युक्त। गाय किस कुल से संबंधित है? तो बोवेडी कुल से संबंधित है। गाय का कुल कौन सा है? बोवेडी है। नेक्स्ट देखिए, भारत में गायों की कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या है 53, और ये किसके अनुसार है? तो NBAGR, NBAGR। टोटल पंजीकृत ब्रीड्स कितनी है वर्तमान में? 219, पहले कितनी थी? तो 212, ठीक है। फिर है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन कौन सी है? द्विप्रयोजनीय नस्लें, हरियाणा है, अंगोल है, डांगी है, कृष्णा गाठी है, कृष्णा गाठी है, थार पारकर है, सीरी है, सफेद सिंधी है, सफेद सिंधी है, और कांकरेज है। हरियाणा, अंगोल, डांगी, कृष्णावेली, थार पारकर, सीरी, सफेद सिंधी और कांकरेज, ये तो ड्यूल पर्पज हो गई, द्विप्रयोजनीय। मैं बात करूं भारवाई की, ड्रोट वाली, जो भारवाई नस्लें हैं वो कौन कौन सी है? तो अमृतमहल है, मालवी है, नागौरी है, बच्चोर है, ठीक है। अमृतमहल सर्वोत्तम भारवाई नस्ल, मालवी और नागौरी राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाई नस्ल कौन सी है? नागौरी। भारत की सर्वोत्तम भारवाई नस्ल होती है अमृतमहल। भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज है। अच्छा, क्वेश्चन है भी क्या आगे? अगला क्वेश्चन यही है, भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज। गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है, ललाट होता है तस्तरी नुमा, और सींगों में 90% कैंसर पाया जाता है। कांकरेज नस्ल के बछड़े किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटी सवाई चाल के लिए। कांकरेज किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सीरी गाय किस प्रकार की नस्ल है? तो एक पहाड़ी नस्ल है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाले जाने वाली नस्ल है, जो बोझा उठाने के काम में आती है पहाड़ी क्षेत्रों में। सीरी गाय की नस्ल किस काम में उपयुक्त होती है? तो पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए, पहाड़ों पर बोझा ढोने के काम में आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, मेवाती नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी के नाम से। गाय की मेवाती नस्ल को किस नाम से जानते हैं? कोसी के नाम से। साहीवाल गाय सबसे अच्छी किसके लिए मानी जाती है? तो दूध के लिए, इसीलिए तो इसे डेयरी नस्ल बोलते हैं कि भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। आगे बात करिए, थार है ये, थार पारकर नस्ल का डेवलोप या गलकंबल कैसा होता है? तो अधिक सलवटों वाला, अधिक सलवटों वाला होता है। किस गाय के कान केले के पत्तों के समान होते हैं? गिर गाय के, गिर गाय के केले के पत्तों के समान, या फिर घड़ी के पेंडुलम के समान। सभी कोशिश करना बेटा इन क्वेश्चनों को एक साथ लिखने की, एक साथ लिखने की कोशिश करना इनको। गाय की दुग्ध सिराओं में, गाय की दुग्ध सिराओं में ध्यान रखना सदैव शुद्ध रक्त बहता है, कभी भी दूध नहीं बहता है, सदैव शुद्ध रक्त बहता है। फार्म पर फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन या मत्स्य पालन करना क्या कहलाता है? तो मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। एक आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, उसमें दो से अधिक फसलें या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक साथ मिला लेते हैं और फिर बुआई करते हैं, तब कहलाता है मिश्रित फसल।
और मिश्रित यदि फार्मिंग देके मिक्स्ड फार्मिंग तो आप पशुपालन करोगे, उसके साथ खेती भी कर रहे हो या फिर मत्स्य पालन भी कर रहे हो, ऐसी खेती को कहा जाता है मिश्रित खेती। और यदि आप बीजों को एक साथ मिलाकर नहीं बोते हो, अलग अलग पंक्तियों में बो रहे हो, जैसे 2 पंक्तियां मक्का की बो रहे हो, 2 किसी और फसल की बो रहे हो, तो उसे कहते हैं अंतःसस्यन, अंतःसस्यन। अगला क्वेश्चन देखिए, गाभिन जो गाय होती है, प्रेग्नेंट काऊ होती है, वो कभी कभी मध्यकाल के सिम्टम प्रकट करती है, ऐसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो झूठी गर्मी, झूठी गर्मी। गाभिन गाय जब गर्मी के लक्षण प्रकट करती है तो उससे कहते हैं झूठी गर्मी। बोजाडोनेतु गाय की सबसे अच्छी नस्ल देखो अमृत महल, अमृत महल मैसूर कर्नाटक की नस्ल है, मैसूर कर्नाटक भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल। अनुपादित बेकार पशुओं को झुंड से हटाना कलिंग, कलिंग अनुपादित बेकार पशु जो रोगी पशु होते हैं या जो अनुत्पादन वाले होते हैं उनको स्वस्थ पशुओं से अलग करना, छांटना, इसको आप लिख सकते हैं छांटना। कलिंग को हिंदी में क्या लिख सकते हैं? छांटना। डेयरी दिल्ली मिल्क स्कीम डीएमएस के नाम से जानी जाती है। दिल्ली मिल्क स्कीम की स्थापना कब हुई, कहां हुई? 1950 में हुई थी दिल्ली में। यह स्कीम कब शुरू की गई थी? तो 1950 में शुरू की गई थी नई दिल्ली से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये पहले क्वेश्चनों में भी आ गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब? तो 1965 में। कहां? तो आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। हाँ जी, यहां दिए हुए पशुओं के मांसों के नाम, विभिन्न पशुओं में मांस को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गाय का मांस कहलाता है बीफ, गाय का मांस बीफ है। बछड़े का मांस कहलाता है व्हील, बछड़े का मांस व्हील। भैंस का मांस बफन या फ्लैश भी कहलाता है, फ्लैश, बफन या फ्लैश। लेकिन जंगली भैंस का पूछे ना, स्वयं वाला या फिर जंगली भैंस का, तो फिर केरा बीफ, केरा बीफ। बकरी का कहलाता चीवन, चीवन या चेवण, चीवन या चेवण। भेड़ का मांस कहलाता है मट्टन, भेड़ का मांस कहलाता है मट्टन। मुर्गी का मांस चिकन, और एक और कुड़क मुर्गी, इसका मांस टेंडर। मुर्गी का मांस चिकन, देखो इसको कहते हैं सफेद मांस। मुर्गी के मांस को सफेद मांस, बाकी अधिकांश पशुओं के मांस को रेड मीट या लाल मांस। पशुओं के मांस को कहा जाता है लाल मांस और मुर्गी के मांस को कहा जाता है सफेद मांस। सुअर का मांस कहलाता है पोर्क और इसका नमकीनी मांस कहलाता है बेकन। सुअर का मांस कहलाता है पोर्क और सुअर का नमकीनी जो मांस होता है ना, वो मांस कहलाता है बेकन। और एक होता है हरिण, शुद्ध शब्द हरिण ही होता है, बोलने पर अपन ये जरूर बोल सकते हैं हिरण, कि हिरण का मांस क्या कहलाता है? हरिण का मांस कहलाता है वेरिसन। तो ये अधिकांश पशुओं के मांसों के नाम हो गए कि किस पशु का मांस किस नाम से जाना जाता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर। क्या है? हाँ जी, शब्दावली है, ये शब्दावली आ गई। पशुपालन की शब्दावली है। पहला शब्द है कलिंग, कलिंग छांटना। जो रोगी पशु होते हैं, कि रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना, अनुपादित जो पशु होते हैं उन अनुपादित पशुओं को अलग करना, रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना कहलाता है कलिंग। दूसरा शब्द है चयन या वर्ण या सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? चयन या वर्ण क्या होता है? जो पशुओं का झुंड होता है, पशुओं के झुंड में से जो अच्छे गुणों वाले पशु होते हैं, अच्छे गुणों वाले
पशुओं को अलग करना, पशुओं के झुंड में से अच्छे गुणों वाले पशुओं को अलग करना तो कहलाता चयन या फिर सिलेक्शन। इसकी 5 विधियां हैं, उनमें सबसे बेस्ट स्कोर कार्ड वाली होती है, SCOR स्कोर कार्ड, गुणांकन तालिका विधि, गुणांकन तालिका विधि। इसके लिए अलग से क्लास लेंगे, उसमें बता देंगे। फिर आते हैं कास्टिंग, कास्टिंग यानी गिराना या फिर बैठाना, गिराना या फिर बैठाना कि जो पशु होते हैं उन पशुओं को नियंत्रित करने के लिए, मान लेते हैं किसी पशु को ऑपरेट करना है, उसका ऑपरेशन करना है किसी अंग का, या उसे दवाई देनी है, तो उसे जमीन पर बैठाना पड़ता है। तो बैठाने की जो क्रिया होती है वो क्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो कास्टिंग के नाम से जानी जाती है। और इसे सदैव किस तरफ बैठाया जाता है, तो याद रखना दाईं तरफ गिराया जाता है, दाईं तरफ बैठाया जाता है। क्यों बैठाया जाता है, क्योंकि पशु के बाईं तरफ जो है ना पेट का आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है रुमेन। यदि आप पशु को बाईं ओर गिराओगे तो हो सकता है उस रुमेन को हानि पहुंच जाए, रुमेन क्षतिग्रस्त हो जाए, पशु की मृत्यु हो जाए। तो किस तरफ बैठाते हैं, सदैव दाईं तरफ गिराते हैं, बाईं तरफ नहीं गिराते हैं। ठीक है, 2 विधियां होती हैं, उसकी नाम जरूर याद रखना, एक रिफ्यूज होती है और एक बुरलेज होती है, एक रिफ्यूज विधि और एक बुरलेज विधि। अगला शब्द है कैनाबोलिज्म, स्वजाति बक्षण, अपनी जाति का, यानी एक ही जाति के 2 पक्षियों के द्वारा आपस में लड़ना, और लड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कैनाबोलिज्म। अर्थात मुर्गियों में आपस में चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, तो कैनाबोलिज्म कहलाता है, या फिर इसे कहते हैं स्वजाति भक्षण। मुर्गियों में समस्या ज्यादा ही होती है, ये लड़ने वाली, आपस में लड़ने वाली समस्या ज्यादा होती है, सर्वाधिक मुर्गियों में होती है। अच्छा, इसका एक कारण भी है, एक कारण भी बताया गया है कि ये समस्या क्यों आती है, तो NaCl लवण की कमी के कारण। यदि मुर्गियों में किस लवण की कमी हो जाए, NaCl लवण की कमी हो जाती है, तो समस्या पाई जाती है कैनाबोलिज्म की या स्वजाति भक्षण की। आगे अगला शब्द देखिए, कैथीटर। कैथीटर बोलते हैं एक यंत्र होता है, उपकरण होता है, पशुओं में जो यूरिन रुक जाता है, पशु में जब मूत्र रुक जाता है तो उस रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वो यंत्र आता है कैथीटर। रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने का यंत्र, रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने का एक यंत्र या उपकरण होता है, उस उपकरण का नाम होता है कैथीटर। अगला देखिए, डीबीकिंग। डीबीकिंग मतलब मुर्गियों की चोंच काटना, मुर्गियों की चोंच काटना। अच्छा, चोंच काटने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो डीबीकर। चोंच काटने के लिए किस यंत्र का, डीबीकर। अच्छा, काटी कितनी जाती है, तो ऊपरी चोंच काटी जाती है 1/4 और नीचे की चोंच काटी जाती है 1/8। ठीक है, फिर आइए डॉकिंग बोलते हैं, बेड की पूंछ काटना। बेडों में पूंछ काटने की प्रक्रिया कहलाती है डॉकिंग। क्यों करते हैं, क्योंकि बेडों की पूंछ पर पाए जाते हैं परजीवी, इसीलिए तो बेड को कहा गया था परजीवियों का म्यूजियम। तो परजीवी रहित करने के लिए बेडों की काटी जाती है पूंछ, और कब काटी जाती है, तो याद रखना वही लगभग 15 दिन मानते हैं इसका समय भी, वही 1 से 2 सप्ताह है। अच्छा, काटी किससे जाती है, तो एक यंत्र का नाम याद रखना, इलास्ट्रेटर। एक रबड़ होता है, ये कोई मान लीजिए ये पूंछ है, इस पूंछ में इलास्ट्रेटर यहां लगा दिया जाता है। अब जैसे जैसे इलास्ट्रेटर सिकुड़ेगा तो यहाँ की जो उत्तक या कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होती जाएगी,
और एक समय ये पूंछ स्वतः ही टूट कर गिरे जाती है, वो यंत्र होता है इलास्ट्रेटर। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, वो है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग जो शायद पहले आ भी गया, मैं यहाँ सीधा बता दूं, डी हॉर्निंग होता है सींगों को काटना, पशुओं के सींगों को काटना कहलाता है डी हॉर्निंग। क्योंकि इसकी चर्चा थोड़ी क्या कल वाली क्लास में इस क्वेश्चन का अपन ने जिक्र किया था, डी हॉर्निंग का और डी से बडिंग का। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें और इससे बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।